गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे आज 18 और 19 जुलाई दोनों का। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है डबल स्टैंडर्ड। 18 तारीख का ये न्यूज़। डबल स्टैंडर्ड ओवर रशियन ऑयल। ये भारत का स्टेटमेंट है। किसके लिए? यूरोपियन यूनियन के लिए। क्यों? कारण क्या है? यहाँ पर जो रशियन ऑयल है, पहले इसकी थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। एक पता होना ज़रूरी है क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रशियन ऑयल। ये इसको आयातक देश हैं। इसके आयातक से पहले जो रसिया है उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं। रशियन ऑयल पर प्रतिबंध लगा रखा है। रशियन ऑयल पर ही क्यों? पूरे रसिया पर प्रतिबंध है लगा है। किसका? यूरोपियन यूनियन का और अमेरिका ने लगाया हुआ है। इसकी वजह से पूरे विश्व में कोई नहीं खरीद रहा है। पूरे विश्व में रूस से ऑयल लगभग देश नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन पर प्रतिबंध है यूएसए का। इसके बावजूद चीन, भारत एंड ब्राज़ील रूस से कच्चा तेल या पेट्रोलियम खरीद रहे हैं। बाजार से कम कीमत पर। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उससे कम कीमत पर खरीद रहे हैं। तो भारत को ऑफ़र किया था रसिया ने, तब से हम लोग वहीं से खरीद रहे हैं। तो इससे क्या है? हमारा लाभ है। तो इन तीनों का नाम आया है, इसीलिए हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। हमारा स्पेसिफिक रेफरेंस है हमारा इंडिया। ठीक है। क्यों प्रतिबंध क्यों लगा था? आप जानते हैं रसिया द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया था। इसी वजह से रसिया पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे देशों ने प्रतिबंध लगाया। तो ये हो गया प्रतिबंध का कारण। इसके बाद जब प्रतिबंध लग गया, चूँकि जब बड़े देश प्रतिबंध लगाते हैं तो छोटे छोटे देशों की मजबूरी आ जाती है। कारण मजबूरी ये होती है कि अगर वो वहाँ से कोई सामान खरीदते हैं रूस से, तो उस देश पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं ये लोग जो बड़े वाले हैं, जैसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। इस वजह से छोटे देश भी नहीं खरीदते हैं और इस तरह से रसिया अकेला पड़ जाता है जो भी देश हैं। लेकिन भारत, चीन और ब्राज़ील, इन तीनों देशों ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध के बावजूद वहाँ से तेल खरीदना जारी रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से भारत को मिलता है सस्ती दर पर। अब इसका लाभ क्या होगा? भारत को लाभ, भारत को लाभ क्या है इससे? जब हम सस्ती दरों पर ऑयल खरीदते हैं तो उसके लाभ हैं। हमारा जो व्यापार घाटा है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें कच्चे तेल के लिए कम कीमत चुकानी पड़ रही है, तो व्यापार घाटे में कमी आएगी। और इसका और बड़े स्तर पर देखें तो हमारा जो बीओपी होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्या होगा? इसमें सुधार होगा बीओपी में।
और जब हम सस्ती दरों पर खरीदेंगे तो भारत को लाभ क्या होगा? भारत में जो तेल है, फ्यूल है, वो सस्ता होगा, और जब फ्यूल सस्ता होगा तो बाकी जो वस्तुएं हैं वो भी सस्ती होंगी। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं, हर वस्तु सस्ती होगी। सीधा इसका लिंक क्या है? वस्तु के उत्पादन में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, चाहे कोई ऊर्जा हो, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल है, प्लस उस वस्तु का परिवहन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन पर बड़ी मात्रा में खर्च होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन किससे करेंगे? ट्रक से करते हैं, उसमें भी डीजल पेट्रोल लगता है, तो उसकी कीमत कम होगी, तो परिवहन खर्च कम होगा, तो वस्तुओं की कीमत कम होगी, अतः वस्तुएं सस्ती होंगी। जब वस्तुएं सस्ती होंगी तो मुद्रास्फीति भी कम होगी, और इसका लाभ किसको मिलता है? आम आदमी को मिलता है। एक देश के लिए यही उद्देश्य है कि आम आदमी को चीज़ें सस्ती मिलें या आसानी से उपलब्ध हों। ये भारत को लाभ है। अब इन सब चीज़ों से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों देशों ने कल परसों अनाउंस किया है, क्या? नए प्रतिबंध अनाउंस किए। अभी घोषणा की है। अमेरिका ने तो बिल लाया है, अमेरिका लेकर आया है घोषणा रूस पर, और धमकी भी दी है, धमकी दी है। क्या है? जो देश रूस से फ्यूल आयात कर रहे हैं, कच्चा तेल, फ्यूल का मतलब कच्चा तेल, उन पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। तो नाम स्पेसिफिक आए हैं 3 देशों को, हम, ब्राज़ील और चीन। इसी पर भारत का स्टेटमेंट है कि जो रसियन ऑयल है, इसी पर भारत का बयान है कि रूस के तेल पर डबल स्टैंडर्ड क्यों? डबल स्टैंडर्ड क्यों? मतलब ये कि तुम करो तो ठीक है, हम करें तो खराब। कैसे डबल स्टैंडर्ड? मतलब ये यूरोपियन यूनियन रूस से अभी भी खरीदता है तेल, रूस से अभी भी क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस खरीद रहा है। तो इसका अगर ठीक है तो हम जब खरीद रहे हैं तो ख़राब कैसे? यही है डबल स्टैंडर्ड। हम मतलब भारत अगर खरीद रहा है तो कैसे ख़राब हो सकता है? इसीलिए भारत ने बोला है कि रूस के तेल को लेकर डबल स्टैंडर्ड है। एक रीज़न ये। दूसरा, भारत कच्चा तेल मंगाता है रूस से, और इसको क्या करता है? रिफाइन करता है रिफाइनरी में। फिर जो रिफाइंड प्रोडक्ट होते हैं, तेल, पेट्रोलियम, डीजल, जो भी है, डीजल है, पेट्रोल है, अन्य फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जाता है यूरोप को। तो अंतिम रूप से ये भी तो जा रहा है इनको, रूस को ही जा रहा है, यूरोप को जा रहा है। तो लाभ किसको हो रहा है? यूरोप को। वो भी कब? सस्ती कीमत पर जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत को सस्ती कीमत मिल रहा है, तो इससे लाभ हो रहा है। तो इसीलिए भारत ने कहा है कि डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए रूस के तेल को लेकर के। दूसरी बात, एक तो ये है डबल स्टैंडर्ड का इशू है। दूसरा ये है भारत के जो हित हैं, भारत उस अपने हित के हिसाब से निर्णय लेगा। क्यों? क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है, किसी भी देश के दबाव में भारत निर्णय नहीं लेगा। एक तो यहाँ के थ्रू भी यूरोप पहुँच रहा है तेल, तो यूरोप वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी क्या किया है, रूस के ईयू ने
एक कंपनी है नायरा, गुजरात है, कंपनी का नाम नहीं याद है, कोई बात नहीं, गुजरात, इस पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, सैंक्शंस लगा दिए हैं, पर प्रतिबंध लगाया। क्यों? ये जो कंपनी है ये कच्चा तेल आयात करती है रूस से और ये भेजती है यूरोपियन यूनियन। आयात करती है और इसको जाता है कहाँ पर? यूरोप को जाता है। और ये जो कंपनी है इस कंपनी में रूस की कंपनी की हिस्सेदारी है। इस वजह से प्रतिबंध लगाया गया है। बैन या सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो ये हो गया इसका पूरा एपिसोड, जो हमें थोड़ी सी इसकी समझदारी रखनी है या रखनी चाहिए। नेक्स्ट है मतदान की उम्र ब्रिटेन, अमेरिका, जो ब्रिटेन है वो मतदान की उम्र में कमी करने की घोषणा की है। तो अभी की स्थिति क्या है? अभी क्या है? वोटिंग एज, वहाँ पर अभी वोटिंग एज है 21, सॉरी, अभी वोटिंग एज है 18। इसको घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा या विचार चल रहा है। लागू नहीं हुआ, करने की घोषणा की है ब्रिटेन में। इससे पहले यूके में जो उम्र थी, यूके में वोटिंग उम्र को घटाकर 21 साल से 18 किया था। कब? ये किया गया था 1969 में। फ़ायदा क्या होगा जब उम्र घटेगी 18 से 16, या जब भी उम्र घटती है तो इसका फ़ायदा ये होता है, इस उम्र में जो अभी 18 वर्ष की उम्र में आप वोट देने के काबिल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, तो अगर 16 कर दी गई तो इसके बीच में जो जनसंख्या होगी 2 करोड़ 3 करोड़ जो यूथ होंगे, वो क्या होगा, उस पार्टी की ओर झुक जाते हैं जो पार्टी रिलैक्स करती है जनरली, या वोटिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। हम भारत के अगर रेफरेंस में देखते हैं, भारत में मतदान आयु है 18 वर्ष। पहले थी 21 वर्ष। 61वां संशोधन
संविधान संशोधन द्वारा आयु को 18 वर्ष किया गया था। और वर्ष कौन था? 1989 में किया। अट्ठारह वर्ष। अगर कभी कभी आता कि सरकार किसकी थी, तो राजीव गांधी की सरकार थी। यहीं पर जब ये उम्र घटाई गई तो जो वोटिंग कार्ड जैसे बनाने का जो काम बढ़ गया था, इसी वजह से चुनाव आयोग को 1 सदस्यीय से 3 सदस्यीय कर दिया गया था। तो ये हो गया भारत के रेफरेंस में। नेक्स्ट क्या है? इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है। ये क्या है? हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण यात्रा है। और ये यात्रा करते हैं तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव की उपासना के लिए दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ होता क्या है, शिव का शिवलिंग बनता है यहाँ पर। प्राकृतिक रूप से इसी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। हुआ क्या कि यहाँ पर अभी देखिए जो मौसम चल रहा है, तो उसमें वहाँ पर हो गया लैंडस्लाइड, भूस्खलन। तो ये चूँकि पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, तो वहाँ पर ये जो नेचुरल आपदा है ये फ्रीक्वेंटली आती रहती है। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंड का मतलब भूमि, स्लाइड का मतलब खिसकना। तो जब मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ये उस पर बर्फ़ जमी हुई है ऐसे, तो किसी वजह से बर्फ़ जब पिघलती है या चट्टानें कमज़ोर होती हैं, दोनों चीज़ें, तो ये चट्टान क्या होगी, नीचे आती है खिसकते हुए। इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड, हिंदी में भूस्खलन। तो यहाँ पर जो यात्रा कर रहे होते हैं, लोग होते हैं, घर होते हैं, सड़क होती है, वो क्या होती है, बह जाती है। तो ये इससे नुकसान होता है। नेक्स्ट क्या है? शुभांशु शुक्ला को लेकर के थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इनकी क्या हुई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस कई दिनों पहले आ गए थे, अब इनकी रिकवरी हो गई है, ऐसे से वापस आ गए हैं। अभी इनकी रिकवरी की जा रही है, रिकवरी हो रही है, कर रहे हैं। मतलब ये मेडिकल वगैरह फैसिलिटी वगैरह जो भी है वहाँ पर इनको रखा गया है। तो इनके बारे में क्या है, ये दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत से सभी लोग जानते हैं, राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में।
और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्लस 1984 में गए थे रूस की सहायता से। तो इनकी वापसी हो गई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। नेक्स्ट है एक मिसाइल है आकाश प्राइम। ये क्या है आकाश प्राइम? मिसाइल है और इसका परीक्षण किया जो है सफल रहा। कहाँ किया है? लद्दाख में। इंडियन एयरफोर्स प्लस डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक थे वो दोनों उपस्थित रहे और परीक्षण एकदम सफल रहा। इस मिसाइल के बारे में क्या है? ये मिसाइल डीआरडीओ द्वारा निर्मित। डीआरडीओ क्या होता है? भारत में डिफेंस के सेक्टर में रिसर्च करने के लिए डेडिकेटेड संगठन है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मिसाइल है, मिसाइल के प्रकार होते हैं, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके लिए कभी कभी SAM लिखा जाता है। S मतलब सरफेस, A फॉर एयर, M फॉर मिसाइल। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये क्या होती है? नाम से ही स्पष्ट है, सरफेस से लॉन्च की जाएगी एयर में। मतलब ये ज़मीन है, यहाँ से हम इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्चर जो भी होगा, जिससे भी लॉन्च करना है, तो मान लीजिए कि ये मिसाइल है, ठीक है, यहाँ ये मिसाइल है और यहाँ से कोई जहाज़ आ रहा है, तो ये इसको हिट कर सकती है। तो ये सतह से छोड़ी गई तो सरफेस हो गया, और इसका जो टारगेट कहाँ है? एयर में, तो सरफेस टू एयर मिसाइल। मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अब देखिए, एयर में मारेगी तो मारेगी मतलब एयर में लक्ष्य होगा। लक्ष्य कहाँ होगा इसका? हवा में। तो इसको एक शब्द में अगर कहें तो यह एरियल टारगेट्स को, हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाती है। को इसका मतलब हवाई लक्ष्य कौन से हो सकते हैं? जैसे दुश्मन का जहाज, दुश्मन का लड़ाकू जहाज आ गया तो उसको नष्ट कर सकती है। और ड्रोन आ गए, दुश्मन की मिसाइल। अब देखिए, वर्तमान समय में अभी जो हमला हुआ भारत पर, जो पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ, तो हो सकता है कि वह भारत पर हमला करे लड़ाकू जहाज़ से। तो हम क्या करेंगे? अपनी आकाश प्राइम से इस पर टारगेट करके इसको जैसे ही सीमा में आएगा ख़त्म कर सकते हैं। ड्रोन से हमला करेगा तो मिसाइल छोड़ सकते हैं, मिसाइल से हमला किया तो हम आकाश मिसाइल छोड़कर उसको हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये हम जो मिसाइल है हमारी, ये क्या हुई? डिफेंस सिस्टम है। क्या लिखेंगे? यह एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। यह
एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है। मतलब देखिए, जब जो सीमा पर हमले होते हैं स्थल पर, तो उसके लिए हमारी स्थल सेना है, लेकिन हवा पर अगर हवाई हमला होता है तो उसको हम कैसे रोकेंगे? उसके लिए हमारे पास मिसाइल होनी चाहिए, तो हवाई लक्ष्यों को रोकेगी। इसलिए यह एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है मिसाइल भारत के। इसके बारे में कुछ और लक्षण हैं, जैसे यह आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन है। इसकी एक और मिसाइल थी आकाश मिसाइल, तो उसी का आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन, हिंदी में लिखते हैं उन्नत संस्करण। हम लोग जैसे मोबाइल अपडेट करते हैं ना, कहते हैं वर्जन अपडेट होगा 2.0, 3.0, 4.0, तो वैसे ही आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन है आकाश प्राइम। इसमें एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगे हुए हैं। एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगे हुए हैं। सीकर मतलब प्राप्त करने वाला, रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। एक्टिव मतलब छोड़ता है और उसको रिफ्लेक्ट होकर जब आती हैं तो उससे आइडेंटिफाई करता है। तो ये हो गया आकाश प्राइम के बारे में। हम 18 तारीख का ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 19 तारीख का। 19 तारीख में एक न्यूज़ है द रेजिस्टेंस फ्रंट को लेकर। टीआरएफ पर प्रतिबंध। टीआरएफ क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। एक आतंकी संगठन पाकिस्तान में बैठा हुआ संगठन है, पाकिस्तान बेस्ड। मतलब पाकिस्तान में स्थित संगठन है। और यह संगठन जो है लश्कर ए तैयबा जो होता है LET, सहयोगी संगठन है या उसी से संबद्ध संगठन। अब इस पर हम पढ़ते हैं आगे। इस संगठन ने भारत में जो हमला हुआ था, अब पहलगाम जब हमला हुआ भारत का, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। कौन सा सिंदूर चलाया? ऑपरेशन सिंदूर। आपको याद होगा, यहाँ नोट में लिख लीजिए। एक ऑपरेशन चलाया था हम लोगों ने, सिंधु, ऑपरेशन सिंधु। ये चलाया था हमने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए एक तो ये चलाया था हम लोग, और एक और आपको याद होगा इसी वर्ष चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। क्योंकि मैचिंग के आते हैं लेटेस्ट वाले। ये चलाया था हम लोगों ने म्यांमार में सहायता के लिए। म्यांमार में आए भूकंप सहायता हेतु। ठीक है, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तान पर।
तो इस हमले को लेकर जो रवैया रहा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने का प्रयास किया। क्या घेरा कि भाई इनके यहाँ आतंकवादियों को क्या दिया जाता है, याद रखेंगे पूरी पूरी बातें। क्या करते हैं, आतंकवादियों को, वादियों नहीं है, छोटी दा लगाइए, छोटी की मात्रा। आतंकवादियों को क्या करते हैं, ये आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग। ये इनको कैंप इनके यहाँ बने हुए हैं, ये इनको फंड देते हैं, वित्त देते हैं, ठीक है, प्लस इन्होंने संरक्षण भी दे रखा है। किसने, पाकिस्तान ने। इसी चीज़ को भारत ने डिस्क्लोज किया। अब इसी का परिणाम भारत ने जो घेरा, उसका परिणाम है, जो हमें सफलता मिली वो ये कि इस संगठन को, TRF को, अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया है, को USA ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। एक बात और इसके बारे में क्या है, भारत के लिए तो भारत ने तो पहले ही घोषित कर रखा है, भारत ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। किसके अंतर्गत, UAPA 1967 के तहत। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म कभी एक आध दो बार पूछा गया है। U फॉर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1960। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, मतलब जो भी गैर कानूनी गतिविधि करेगा उस पर रोकथाम लगाने के लिए यह कानून बनाया गया है, उस पर बैन लगाकर हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यशवंत वर्मा की न्यूज़ आई है। यशवंत वर्मा नहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा। क्या न्यूज़ है इनके बारे में, आपको याद होगा, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कब भी पिछले अप्रैल और मई के महीने में क्या हुआ, ये दिल्ली में इनके आवास से अनअकाउंटेड कैश मिला है। जले हुए नोट बरामद हुए थे, आग लग गई थी इनके आवास पर, तो जले हुए नोट बरामद हुए थे। इसके बाद क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, 3 जजों की, और इस कमेटी में अपनी जो भी रिकमेंडेशन थी, CGI को, तो CGI ने इनको विकल्प दिया था
कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए रिज़ाइन का। इन्होंने मना कर दिया जस्टिस ने। सुप्रीम सीजेआई ने फिर क्या किया, रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी। सीजेआई ने रिपोर्ट सरकार को भेज दी। सरकार को भेज दी मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू भेजेंगे। अब इस जो कमेटी बनी थी इसी को जो कमेटी बनी कि कमेटी के गठन इसी को इन्होंने कहा है कि अवैध है, इल्लीगल है या असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये कानूनी रूप से ठीक नहीं है। इसी ग्राउंड पर इसको सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया इन्होंने। कहाँ किया? सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब यहाँ पर पूरी बात को हम समझते हैं कि मामला क्या है यहाँ पे आगे। जैसे जो यशवंत वर्मा साहब हैं, ये इस समय जो मामला था तो दिल्ली में पोस्टेड थे, वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। हाई कोर्ट के जज हैं। चूंकि इन पर आरोप लगे हुए हैं, इसलिए अभी इनसे क्या किया गया, कार्य से विरत हैं, मतलब कार्य नहीं कर रहे हैं, इनको कोई काम अलॉट नहीं किया गया है। तो इनके बारे में हमें जानना क्या है कि बेसिकली जानना चाहिए हमें जज के बारे में। जज की पद मुक्ति प्रक्रिया क्या है। कल से सेशन स्टार्ट हो रहा है संसद का, इसीलिए न्यूज़ में है। जज की पद मुक्ति प्रक्रिया क्या है, इसको पद से हटाने का आधार होना चाहिए। कुछ आधार सिर्फ और सिर्फ दो हैं। आधार दो हैं, एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब मिसबिहेवियर होना चाहिए लेकिन साबित हो, साबित कदाचार। दूसरा है अक्षमता। क्वेश्चन पूछा जाता है, सो याद रखेंगे। इन आधारों पर प्रस्ताव लाया जाएगा। संसद में किसी भी सदन में ला सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये जो प्रस्ताव होगा 2/3 बहुमत से पारित करवाना होगा, या यूं कहें विशेष बहुमत से। एक शब्द में बोला जाए तो विशेष बहुमत से पारित होगा। और इस पारित होने के बाद राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी कर देगा और ये पदमुक्त हो जाएंगे। ये है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं, ये जो है इसी को बोला जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया। एक शब्द में बोला जाए तो कहा जाता है कि जज को महाभियोग की प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, बाकी किसी के लिए नहीं किया गया है। दूसरी बात यहाँ याद रखनी है, ये जो प्रक्रिया है पूरी, ये कोई भी जज हो, दोनों जजों के लिए
यही प्रक्रिया हाई कोर्ट जज हो, चीफ जस्टिस हो, कोई हो, यही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। यही प्रक्रिया आपको मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनके लिए है, सेम प्रक्रिया। तो और यही प्रक्रिया है सीएजी के लिए। इन चारों लोगों के लिए एक ही प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जो दी हुई है, हम पढ़ रहे हैं, ये प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। बाकी सबके लिए लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाएंगे, सीएजी को भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा और उसी ग्राउंड पर हटाएंगे। तो ये एक पढ़ करके आप चारों चीज़ों को साध सकते हैं। ठीक। एक न्यूज है INS नस्तर को लेकर, निस्तर है, नस्तर नहीं है। क्या न्यूज है? इसको एक ये शिप है बेसिकली, इसका विशाखापट्टनम में जला अवतरण करवाया गया। ये एक जहाज है, डाइविंग सपोर्ट शिप है। और निर्मित किया है किसने? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। उपयोग क्या हो सकता है? बचाव कार्य में, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्क्यू, एंड डीप सी कार्यों में हेल्पफुल होगा। डीप सी नहीं होगा, डीप सी ऑपरेशन। डीप सी मतलब गहरे समुद्री ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसकी खास बात क्या है? इंडिजिनसली बनाया गया है। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इंडिजिनसली को? इंडिजिनसली निर्मित एंड विकसित। तो इंडिजिनसली किसने बनाया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड ने। इंडिजिनसली बोलते हैं स्वदेशी, स्वदेश निर्मित और विकसित। और जब कोई चीज़ ऐसी होती है स्वदेश निर्मित और विकसित, तो इसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर। इससे आती है आत्मनिर्भरता। भारत बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें जब ज़रूरत होती है तो कोई सैंक्शंस लगा देता है, कोई सप्लाई नहीं करता है, तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए ज़रूरत होती है आत्मनिर्भर बनने की। आत्मनिर्भर का मामला सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रखना है दिमाग में। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक देश को होना चाहिए, प्रत्येक परिवार को होना चाहिए। क्योंकि आत्मनिर्भरता हमेशा पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है। एक और न्यूज है ब्लैक होल को लेकर के। द हिंदू में नहीं थी, लेकिन ये घटना घटी है, सो हम आज चर्चा कर दे रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकती है। ब्लैक होल क्या है? अंतरिक्ष में एक क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें भी नहीं निकल पाती हैं। इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता है, तो काला पड़ेगा। चूंकि दिखने के लिए हमें चाहिए कि प्रकाश की किरणें वापस आएँ। जैसे ये सतह है, ये सूर्य है,
कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि किरणें इस पे पड़ें और फिर ये वापस होके जो आपकी आँख है वहाँ तक आए, तभी आप देख पाएंगे। और जब यहाँ तक आए और यहाँ अवशोषित हो जाए तब ये बन जाता है क्या, इसी को बोला जा रहा है ब्लैक होल। रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों? कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। इस वजह से क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होगा, ना तो वहाँ से प्रकाश बाहर निकल पाता है और ना ही कोई द्रव्य, मैटर, लाइट या मैटर। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सो आप लोग इतना याद रखेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, घटना क्या घटी है अभी न्यूज़ में, 2 ब्लैक होल मर्ज हो गए हैं। 2 ब्लैक होल क्या हो गए हैं, आपस में मिल गए हैं। और इसकी जानकारी कैसे मिली, क्योंकि वहाँ से तो कुछ सिग्नल आते नहीं है। जानकारी मिली गुरुत्वीय तरंगों से। गुरुत्वीय तरंगों के चलित गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करके। कैसे? विशेष डिवाइस लगी हुई हैं, विशेष डिवाइस के द्वारा। कहाँ? 2-3 जगहों पर हैं, एक तो अमेरिका में है, दूसरी इटली में है, तीसरी होप सो शायद जापान में है। तो इनमें गुरुत्वीय तरंगों को आइडेंटिफाई किया गया, और ये तभी आइडेंटिफाई हो पाती हैं जब 2 बहुत बड़े ब्लैक होल आपस में टकराते हैं और उनसे जो तरंगी ऊर्जा मुक्त होती है वो तरंगों के रूप में बहुत धीरे धीरे पहुंचती है पृथ्वी तक। आपको पता होगा यहाँ गुरुत्वीय तरंगों के बारे में कुछ जानकारी, इसके बारे में भविष्यवाणी कर रखा था किसने कि गुरुत्वीय तरंगे होती हैं, ये न्यूटन महोदय ने। कब की थी? 1915 में। हम इसको प्रूव कब कर पाए हैं, सिद्ध कब हुआ, या हमने कब डिटेक्ट कब की गई, डिटेक्ट, ये तरंगे कब डिटेक्ट हुई? तो डिटेक्ट हुई हैं 2015 में अमेरिका में। वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है, उसका नाम है लीगो। लीगो ऑब्जर्वेटरी में डिटेक्ट हुई हैं। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी क्या होता है? जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, इसी में लेजर इंटरफेरेंस ग्रेविटी ऑब्जर्वेशन, आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लेंगे। इसी की एक ब्रांच है लीगो इंडिया, हम एक भारत में लगाई जा रही है। लीगो इंडिया को भारत में बनाया जा रहा है। तो इसका बजट अभी शायद पिछले साल एलोकेट किया गया है, बनाया जा रहा है। तो हम भारत में भी जो है जो गुरुत्वीय तरंगे हैं इनको डिटेक्ट कर पाएंगे इस वेधशाला के माध्यम से। ऑब्जर्वेटरी क्या बोलते हैं? वेधशाला। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।